हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी विद अनीस पर। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 के लिए बहुपद चैप्टर नंबर 2। उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कल मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और मैं दुकानदार के पास गया। दुकानदार से मैंने बोला कि मुझे कुछ समोसे और एक चाय दे दो। उसने बोला ठीक है सर, बैठिए, मैं आपके लिए लाता हूँ। लाया उसने, मैंने समोसे खाए और चाय पी। उसके बाद मैं दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा मेरे कितने रुपए हुए। उसने बोला 50। मैंने कहा 50 रुपए, इतने में तो मैं पूरी दुकान खरीद लेता। लेकिन कहा सर ऐसा नहीं है। मैंने पूछा आप भाई बता दे कैसे 50 रुपए हुए मेरे। तो उसने कहा सर मुझे नहीं पता है कि 50 रुपए कैसे हुए आपके, पर आपके 50 रुपए हुए। मैंने कहा मैंने कुछ समोसे खाए हैं और एक चाय पी है। तो उसने कहा सर आपके 10 रुपए समोसे के, एक एक समोसे के 10 रुपए हैं और चाय के 20 रुपए हैं, तो इस हिसाब से 50 रुपए हुए। तो कहा मैंने कितने समोसे खाए। तो कहा ये सर मुझे नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि सच में मैंने कितने समोसे खाए, तो मैं कैसे पता करूंगा कि मैंने समोसे खाए कितने। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या किया, हमें पता नहीं है कि कितने समोसे खाए, पर मुझे 50 रुपए देने पड़े। तो ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मैंने एक्स समोसे खाए। कितने समोसे खाए? एक्स समोसे खाए। और एक समोसा कितने रुपए का है? 10 रुपए का। एक समोसा कितने का है? 10 रुपए का है। इस हिसाब से 10x हमें समोसे के लिए देना पड़ेगा। प्लस एक चाय हमने पी है, तो एक चाय के लिए मुझे 20 रुपए देनी पड़ेगी। प्लस का 20 बराबर में मुझे 50 रुपए देने पड़े। ठीक है, इस तरह से। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर x एक नंबर आया। ठीक है, क्या एक नंबर, जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल, यानी कि चर। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें नहीं पता होती है और उसको हम मानते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, उसको ढूंढते हैं। अब हमें समोसे की संख्या नहीं पता कि मैंने कितने समोसे खाए, तो मैंने मान लिया कि x समोसे खाए और 10 रुपए के एक समोसे, तो मेरी जो प्राइस हुई 10x हुई और प्लस में मैंने 20 रुपए की एक चाय पी और कुल मिलाकर के मुझे 50 रुपए देने पड़े। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बना जिसमें दो टर्म्स आए, जिसमें दो टर्म्स आए, 10x प्लस 20 बराबर 50। इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बना। इक्वेशन हमारा जो है, अब यही चल करके क्या होगा, बहुपद बनेगा। बहुपद कुछ विशेष स्थितियों में बनते हैं, तो उसको चलिए सीखते हैं कि बहुपद क्या होता है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर आपको लिखा गया कि बहुपद के परिचय में पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि चर क्या होते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है या एक ऐसी राशि है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये स्थिति के अनुसार से बदलती रहती है, कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसी राशि जिसका मान निश्चित या स्थिर नहीं होता और परिस्थिति या प्रश्न के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, यानी वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी वही टर्म्स लिखा गया है। ए क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू एंड कैन टेक वेरियस न्यूमेरल वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द मैथमेटिक कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक है, अब बेसिक भाषा में समझे तो क्या होते हैं वेरिएबल्स? जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, जो वैल्यू पता नहीं होती, वो वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं, उसी को मानते हैं वेरिएबल। तो जितने अल्फाबेट्स होते हैं उसको याद रखिएगा, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। और आगे हमें क्या पढ़ना है फिर? कांस्टेंट, अचर। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसे वैल्यू जो संख्यात्मक मान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूमरिक वैल्यू होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जिनका मान अपरिवर्तनीय होता है, चेंज नहीं होता है, किसी भी अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे अभी मैंने इक्वेशन लिखा था 10x प्लस का 20 बराबर में 50। यहाँ पर जो 50 है, 20 है, 10 है, ये सब कहें कांस्टेंट है। अब ये चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या होगा? ये नंबर चेंज होगा। अगर मैंने 2 समोसे खाए तो 10 के हिसाब से 10 दूना 20, 20 20 40। अब क्या होगा? 40 हो जाएगा, 40 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। अगर मैं 3 समोसे खाया तो उसके हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं चेंज होंगी, लेकिन जो वेरिएबल है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज होती है। ये काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो सब आते हैं इसमें, नंबर जितने होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से ध्यान सुनिएगा कि बहुपद की परिभाषा जो है ये हमें बताया गया है। परिभाषा क्या है? ध्यान सुनिएगा। कह रहे चर एक्स में, एक कह रहे चर एक्स के फॉर्म में। ठीक है, एक्स में एक बीजीय व्यंजक पी एक्स बहुपद कहलाता है यदि चर एक्स की सभी घातें एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। ऋणात्मक मतलब उसका जो पावर हो वो माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी सीधा सीधा कहें तो वो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिसे कहते हैं। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर बीजीय व्यंजक एक नया टर्म्स आया जिसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं जब हम एक्स वाई यानी कि जो चर होते हैं और अचर होते हैं
उनके बीच में कुछ ऑपरेशन यानी प्लस माइनस गुणा भाग करके कुछ इक्वेशंस लिखते हैं, वो कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे अभी मैंने लिखा था 10x प्लस का 20 इक्वल टू 50, ये क्या है आपका एक बोल सकते हो बीजीय व्यंजक, अगर यहाँ पे ये ना लिखा है, ठीक है। ये क्या है आपका एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 5, ये भी क्या है एक बीजीय व्यंजक है। अब कुछ बीजीय व्यंजक ही क्या होंगे बहुपद कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? जिनकी जो घात है पावर वो क्या हो ऋणोत्तर पूर्णांक हो यानी कि पूर्ण संख्या हो, वही बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाएंगे। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा गया है आपका, जिसमें क्या होगा कि ए एन एक्स पावर एन, ये एन क्या है पूर्ण संख्या है, यहाँ पर ए एन माइनस वन एक्स पावर में एन माइनस वन लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। और जो ए एन है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ए एन नंबर क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, और ए जीरो ए वन ए एन ऐसे ये सभी क्या है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया है, इसको समझिएगा। अब एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं, इनमें ढूंढते हैं कौन सा हमारा क्या बहुपद है कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने परिभाषा में आपको बताया कि बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी जो चर टर्म्स होगा, ठीक है, एक्स जो होगा, एक्स की पावर में अगर पूर्ण संख्याएं लगी हैं तो वही क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा, अब बाकी तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब चलिए पहले संख्या हम ढूंढते हैं। यहाँ पर x यहाँ पे है, x के ऊपर कोई पावर लगी है नहीं, अगर नहीं लगी होती तब भी वहां पे पावर क्या होती है एक। अगर पावर एक है और एक क्या है पूर्ण संख्या है, ठीक है, प्लस में है, तो ये आपका बहुपद है। उसी तरह से दूसरा टर्म्स लिखा गया है, दूसरे टर्म्स में क्या है x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों जगहों पर है, तो दोनों जगहों पे पावर ढूंढते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी है कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर x तो टर्म है ही नहीं, ये कांस्टेंट है तो इसमें कोई काउंट नहीं करा जाएगा, ये भी क्या है आपका बहुपद है। उसी तरह से तीसरे में देखेंगे तो x की पावर में यहाँ पर लिखा गया 3, यहाँ पर x पावर में लिखा गया है 2 और x पावर में 1, तो ये भी क्या है आपका एक बहुपद है, क्योंकि इसकी भी सभी पावर कितनी है पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ये कांस्टेंट नंबर है, इसके पास में x है ही नहीं, तो क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि x इसके साथ में लगा है x पावर में 0। x पावर 0 क्यों लगा होगा? क्योंकि x पावर 0 हमें पता होता है क्या होता है एक, किसी भी टर्म्स की वैल्यू की अगर पावर 0 लगाते तो होता है एक, एक इसके साथ में ऐड है यानी 6 × 1, और 1 को क्या लिखा जा सकता है x पावर 0, और 0 भी क्या है एक पूर्ण संख्या है यानी ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर जो पांचवा टर्म आ जाता है, आप यहाँ देखोगे तो x की पावर में लगा हुआ है -1, हमने बताया अभी माइनस नहीं लेना है, ऋणोत्तर संख्या आएंगी, माइनस वाली वैल्यू नहीं काउंट होगी यानी ये बहुपद नहीं है। उसी तरह से रूट लगा हुआ है, अब रूट देखोगे तो x पावर रूट लगा हुआ है, ठीक है, किसी के ऊपर रूट लगा होता है तो उसकी पावर होती है 1/2 हाफ होती। अब ये क्या है 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, ये क्या है फ्रैक्शन है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ पे देखोगे तो 1/x² लिखा गया है, ठीक है, 1/x² लिखा गया है, तो x² तो आपने कहा कि अभी किसी के ऊपर पावर पूर्ण संख्या हो स्क्वायर लिखी गई है, ठीक है, तो ये बहुपद होगा। बट आपने क्लास 9th में एक घात वाला टर्म्स पढ़ा होगा कि अगर a की पावर में 1/1 पावर n लिखा गया है, फिर ऊपर आने के बाद हो जाता है 1 पावर 1/- में n, ठीक है, 1/a की पावर n ऊपर जब आता है क्या हो जाता है a की पावर -n, तो ये जब ऊपर लिखा जाएगा ऊपर जाएगा तो एक्चुअल में ये ऐसे हो जाएगा ये x पावर -2 प्लस का 3, और यहाँ से देखोगे तो x की पावर कितना हो गई -2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है यानी ये भी बहुपद नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। तो बहुपद बहुत आसानी से आप पहचान लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हमें यहाँ पर पढ़ना है पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है और अचर पद किसे कहते हैं, यानी टर्म्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स को पढ़ना है। देखिए एक यहाँ पर टर्म्स लिखा गया है, एक इक्वेशन लिखी गई है, इसको हम पढ़ते हैं, बहुपद है। अब इसमें टर्म्स ढूंढना है, सबसे पहले क्या ढूंढना है टर्म्स, तो ध्यान से देखिएगा टर्म्स जो होंगे प्लस माइनस से अलग होते हैं, ठीक है, टर्म्स क्या होंगे प्लस माइनस से अलग होंगे। अब काउंट करिए उसमें कितने प्लस लगे कितने माइनस लगे, तो सिंपल सा यहाँ पे एक प्लस लगा है तो ये आपका एक टर्म्स हो गया, उसके बाद में इसके बाद वाला ये एक टर्म्स हो गया, फिर प्लस लगा उसके बाद में ये टर्म्स हो गया, फिर माइनस लगा और ये, तो कुल कितने टर्म्स है इसके पास में 4, ये अलग टर्म्स हो गए, एक ये 2 ये 3 और ये 4, इसमें कुल कितने टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं, 4 पद इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है गुणांक को समझना है। गुणांक जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू, मतलब उस चर के साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू गुणा के रूप में आई है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, गुणांक। जैसे यहाँ पर देखिएगा इस टर्म्स में लिखा गया है 5x², तो x के साथ में कौन आया है 5,
5 यहाँ पे क्या है, गुणांक है, क्या है, गुणांक, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगला जो टर्म्स है इसमें देखोगे 7x², सॉरी यहाँ पे x³ था, x³ लगा दीजिएगा, x² है। अब इस x यानी चर के साथ में कौन सा टर्म्स आया है, 7, 7 यहाँ पे क्या है, गुणांक है, क्या है, गुणांक। आगे से टर्म देखेंगे तो यहाँ पर 2x है, x के साथ में कौन सी संख्या लगी हुई, 2, तो 2 यहाँ पर क्या कहलाएगी, गुणांक, ठीक है। और इसके साथ में x है ही नहीं, ये आपका कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, अचर पद। अचर पद क्या है, यही 9 वाला जो है ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसके साथ में कोई वेरिएबल्स नहीं है। जब किसी टर्म्स के साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता तो वो अचर पद हो जाता है, याद रखिएगा। एक टर्म्स यहाँ पर और हो सकती थी जिसे हम बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं, घात यानी कि पावर, ठीक है। किसी भी टर्म्स की पावर कितनी होती है, तो x के ऊपर जो चर टर्म होता है उसके ऊपर जो पावर लगी होती है उसी को बोलते हैं घात। यहाँ पर कितनी पावर लगी है, 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब अभी घात को समझेंगे, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है x की पावर में, जो सबसे बड़ी पावर लगी होती है उसी को बोलते हैं घात। यानी इस बहुपद की घात कुल कितनी है, 3, कितनी है, 3, घात बराबर 3। अब इस तरह से मत काउंट करिएगा कि एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 3 घात होगी, नहीं, जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो अभी इसकी पावर कितनी हो जाती, 4। अभी यहाँ पर 10 लिखा होता तो इसकी पावर कितनी हो जाती, 10। अगर यहाँ पर 100 लिखा होता तो इसकी घात कितनी हो जाती, 100 हो जाती। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टर्म से। अगला अब हमें क्या पढ़ना है, वही बहुपद की घात, अभी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। कह रहे हैं किसी भी बहुपद px में चर जो है x की उच्चतम घात यानी मैक्सिमम पावर की बात करें, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब दो इक्वेशन है यहाँ पे, देखिए x पावर यहाँ पर 4 है, x पावर यहाँ पे 2 है, x पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसकी घात कितनी होगी, 4 होगी, इसकी पावर कितनी होगी, 4, पावर बराबर 4। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो 7x³ है माइनस का 2x प्लस का 4, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी होगी, 3, घात कितनी होगी, 3। तो आई होप आप घात समझ लोगे। तो घातों के आधार पर हम आगे क्या करेंगे, बहुपद को प्रकार को भी देखेंगे। तो आगे चलते हैं, बहुपद के प्रकार को हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म्स आ रहा है बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा सा टर्म समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई बहुपद है, ठीक है, x प्लस का 3। अब क्या होगा, इस बहुपद में x का कोई भी ऐसी वैल्यू रख दें, ठीक है, कोई भी रियल नंबर लीजिए, प्लस माइनस कोई भी रियल नंबर लीजिए, x का एक ऐसा मान जो इस समीकरण को यानी इस बहुपद को क्या कर दे, जीरो में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अगर मैंने पी एक्स जहाँ पे कोई के टर्म्स रखा तो ये जीरो आ जाए, यानी x जगह पे अगर हम k अप्लाई करेंगे तो k प्लस का 3, x बराबर क्या रखेंगे, k, तो ये हो जाएगा k प्लस का 3 बराबर में 0, ठीक है। तो k को उधर भेज देंगे तो इस तरह से वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 1, यानी अगर k बराबर होगा तो माइनस का 3। अगर हम k की जगह पे यानी k की जगह पे -3 रखें, यानी यहाँ पे x जो है, x टर्म जो है वो माइनस का 3 रखेंगे तो ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0। अब k कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है वास्तविक संख्या के रूप में, तो ये px जो होगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यही कहलाएगा बहुपद का शून्य। इसको आगे हम जब गुणनखंड करेंगे उसको हम और डिटेल से समझेंगे, तब तक के लिए आगे चलते हैं। बहुपद के प्रकार, अब इसको ध्यान से देखिएगा। बहुपद के प्रकार की बात करें तो देखो, बहुपद को हम दो आधार पे बांटते हैं, बहुपद को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा क्या होता है, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू पावर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो होता है एक पदीय होता है, एक पदीय जिसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। दूसरा जो टर्म्स होता है उसे बोलते हैं दो पदीय बायनोमियल, बायनोमियल्स। तीसरा जो टर्म्स होता है त्रिपदीय, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। और भी एक होता है, एक जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब इसमें क्या होगा, केवल एक पद होगा। अगर एक पद की बात करें, कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7x या 2x²। देखो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं चल रहा है, सिर्फ आपका एक टर्म चल रहा है, बस अकेले एक ही टर्म पे बात की जा रही है। आगे हम द्विपदीय में देखें, यहाँ पे हम एग्जाम्पल की तरफ लिख सकते हैं 2x² प्लस का 3, 7x प्लस का 5, ऐसे, ठीक है। दो टर्म्स, एक बार प्लस या माइनस में जोड़ के दो टर्म्स आएंगे। ट्राइनोमियल में तीन पद होंगे, जैसे x² प्लस का 5x प्लस का 2y² प्लस का 3y माइनस का 1, ठीक है। ऐसे कुछ ट्राइनोमियल्स होंगे जिसमें तीन पद होंगे। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर हमारे पास तीन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, सॉरी समीकरण मैंने कहा, ऐसा नहीं, बहुपद, जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा होता है हमारा द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब आगे इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू आगे डिटेल समझेंगे, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, घातों के आधार पर ही हमें पॉलिनोमियल्स को डिस्क्राइब करना है, पढ़ना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको और डिटेल से समझाते हैं। ये आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार डिटेल्स इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अब देखिए यहाँ बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। तो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है, इसमें हमने सिर्फ घातों के आधार पर रखा है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला जो लिखा गया है रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा, इसकी खासियत होगी कि इसकी जो घात है, ठीक है, इसकी घात की जो वैल्यू है वो एक होगी, मैक्सिमम घात एक होगी। अगर डिटेल्स देखें, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ax प्लस का b। अब यहाँ पर x की पावर कितना देखोगे, केवल 1, x पावर केवल एक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, अगर a की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, वो जीरो। तो ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो बचेगा b। b एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जीरो बहुपद हो जाएगा, ये रैखिक में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि a की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको हमें डिटेल से पढ़ना है। द्विघात बहुपद जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी, 2। इसकी मैक्सिमम घात 2 होगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा होगा ax² प्लस का bx प्लस का c, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो 2x² प्लस का 5x माइनस का 3, और लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो 2y² प्लस का 5x माइनस का 1। ये भी क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद की बात करें तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी, 3 होगी, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 इसलिए नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम घात वाली वैल्यू है, वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और ये टर्म्स अगर 0 हुआ, ये टर्म 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक
बहुपद द्विघात बहुपद बन जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 2 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस। तो यहाँ पर काम खराब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, पर ए 0 आपका नहीं होना चाहिए। ये आपका एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, शून्यकों का जो है ज्यामितीय अर्थ, यानी इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो जो है उसको देखना है। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे क्या होता है जब हम इनका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन बने, हो सकता है आपका पैराबोला इसमें बने, हो सकता है ये जिगजैग फॉर्म में 2 से 3 जगह ऐसे कट करें, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि अलग अलग ग्राफ बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा वो बहुपद है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि किसी भी बहुपद जो y बराबर पी एक्स है का आलेख जो ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी वो एक्स लाइन को, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या स्पर्श भी करेगा, उस बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, ठीक है। जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, टच करेगा तो 1 माना जाएगा, और कट करके निकल रहा है तो जितनी जगह से कट करेगा उतना माना जाएगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ इसने एक जगह पे कट किया, 1 होगा, इसको यहाँ पर इसने 2 जगह कट किया एक्स अक्ष को, तो 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से काउंट करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारा लीनियर अभी बताया, पहला जो बताए थे लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद का जो आलेख बनेगा, जब उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स डैश, तो वाई, और ये वाई डैश। कभी भी खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो रैखिक बहुपद होगा उसका हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम दूसरे की बात करें, जो आपका द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला कैसा होता है, यू के जैसा। अब ये यू के जैसा पैराबोला होता है, ये ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। इसको हिंदी में बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। अब ये क्या हो सकता है, परवलय आपका ऊपर भी बन सकता है, टच किया नहीं, टच किया, हो सकता है ये टच करके बने, हो सकता है सिर्फ ऐसे हल्का सा टच किया, यहाँ पे काटा, इसने टच किया, यहाँ पर टच नहीं हुआ। और यही सेम कंडीशन नीचे भी हो सकती है, टच भी ना करे, टच करे, या फिर ऐसे कट करके जाए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होती है, याद रखिएगा। और इसी तरह से त्रिघात के लिए क्या होगा, त्रिघात के लिए जो लाइन बनेगी वो ऐसे जिग जैग बनेगी और 3 जगह कट करेगी, 1 2 3, ऐसे अलग अलग। 4 घात के लिए 4 जगह कट करेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर वही बात बताई गई है कि रैखिक बहुपद जो लीनियर ग्राफ है उसका सरल रेखा बनेगा। कैसा बनेगा, सरल रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन होता है। द्विघात बहुपद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो परवलय यानी पैराबोला होता है। अब डिपेंड कंडीशन क्या होता है, अगर ए क्या है, ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है तो परवलय ऊपर की ओर ओपन होगा। अभी बताया ना मैंने, ऊपर की ओर कुछ होते हैं, कुछ नीचे की ओर होते हैं, ठीक है। तो जब ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो परवलय जो होगा ओपन की ओर होगा, ऊपर की ओर अपवर्ड होगा। अब जैसे ही क्या होगा, ए लेस देन 0 हो जाएगा तो परवलय नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए। अब इसी तरह से n घात बहुपद के लिए ग्राफ जो होता है x अक्ष को अधिकतम n बिंदुओं पर काट सकता है, यानी जिस बहुपद के पावर जितनी ज्यादा होगी, जैसे x कोई भी बहुपद है मान लीजिए, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 10 है, तो उसके पास कितने शून्य होंगे, 10, यानी वो उस लाइन को x अक्ष को कितनी बार कट करेगा, 10 बार कट करेगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यही आपका लास्ट है, इसको हम करने के बाद आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख करके जल्दी से बता सकते हैं कि कितने बहुपद के इसके शून्य हैं। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें दिया गया कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक ग्राफ y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, जहां पी एक्स एक बहुपद है। प्रत्येक ग्राफ के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें शून्यकों की संख्या के बारे में बताना है, ठीक है। तो पहले ग्राफ में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्स लाइन को इसने कितने बार कट किया, ध्यान रखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्या है, एक्स लाइन है, एक्स एक्स डैश लिखा गया है, ये वर्टिकली लाइन क्या है, वाई और वाई डैश, ठीक है। अब इसने कितनी बार कट कर दिया, यहाँ से चलना शुरू किया, 1 बार कट किया, आगे ये गई
और सिर्फ यहाँ से मूवमेंट करके मुड़ गई, बट कट कितनी बार किया, सिर्फ एक बार। अगर एक बार कट किया तो इसके कितने शून्य होंगे, एक, ठीक है, कितने होंगे, एक होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे में, ये ऐसे चलिए, एक बार यहाँ कट किया, दूसरा आगे बढ़ा, ठीक है, ये यहाँ कट कर दिया, कितनी बार काटा, दो, कितने होंगे, शून्य, दो। ध्यान रखिएगा सिर्फ एक्स लाइन को ही काउंट करेंगे, वाई लाइन को ये चाहे जितनी बार कट करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसमें देखेंगे, यहाँ से कट किया, एक आगे गया, फिर मूवमेंट करके घूम के एक्स लाइन को यहाँ से कट किया, फिर से घूम करके इसने यहाँ पे कट किया, कितनी बार काटा, तीन बार, यानी इसके कितने शून्य होंगे, तीन होंगे। उसी तरह से अब इसको देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से ऐसा निकलता हुआ चला जा रहा है, तो एक ही जगह पे इसने कट तो किया एक लाइन को, ठीक है, एक्स लाइन को मूल बिंदु पे तो कट किया, तो इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट में क्या ये जो अम्ब्रेला जैसा बना, यू जैसा बना है, इसने कट किया है कि टच किया है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है अगर कट करेगा तो ये दो पॉइंट पे जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा, लेकिन इसने टच किया है तो सिर्फ ओरिजिन से यहां से गया है, या तो लाइन को टच किया मतलब एक ही बिंदु पे गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लाइन को टच केवल कर रहा है तो वो इसके शून्य कितने होंगे, एक होंगे। अगर वो कट कर रहा है तो इसके दो शून्य होंगे, इस तरह से। बट ये क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे टच करके जा रहा है बस अकेले, इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, एक बार टच किया, आगे दो, और ये तीन, फिर चल के यहाँ पे चार, कितनी बार टच किया इसने, चार बार टच किया, तो इसके शून्य कितने होंगे, चार होंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप एक्सरसाइज जो है 2.1, एक्सरसाइज 2.1 लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें उसमें समझ में आ जाएंगी, आप ऐसे ही चुटकियों में सारे क्वेश्चन उसको कर लोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।